प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हाई प्रोफाइल की टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है कक्षा 10वीं के व्याकरण का वन शॉट वीडियो, जिसके अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और ऐसे सुझाव मिलेंगे जिससे कि आप अपनी भाषा का अच्छा प्रयोग करते हुए अच्छे प्रकार से उत्तर दे सकेंगे, अच्छी तैयारी कर सकेंगे और अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। तो ज़रूर देखें इस वीडियो को ध्यान से और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं उनका ध्यान रखते हुए तैयारी करें। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, हमारा व्याकरण का वन शॉट वीडियो। आपके प्रश्न पत्र में दो प्रकार की व्याकरण आ रही है। पहला तो है व्यावहारिक व्याकरण, जिसके अंतर्गत 4 बिंदु दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है पदबंध, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद, तीसरा है समास और चौथा है मुहावरे। इनको हम थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और एक क्विक रिव्यू देंगे इसका, जिससे कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकें और एग्जाम में जाते समय उनको पढ़ करके आप कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ, व्याकरण आप आसानी से कर लेंगे। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कुछ ट्रिक्स पर बात करेंगे जिससे कि ये चीज़ें आसान हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव वे में आता है, लेकिन कई बार इनमें से डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग है हमारे व्याकरण का, वो है रचनात्मक व्याकरण। रचनात्मक व्याकरण के अंतर्गत आएंगे आपके पत्र लेखन, जो कि औपचारिक है। इसके फॉर्मेट पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें कौन सी भाषा होती है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी होती है। दूसरा है सूचना लेखन, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उसे किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली, उस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा दिया हुआ विज्ञापन लेखन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। पेपर में कई बार आपने देखा होगा पैम्पलेट वगैरह जो आते हैं, उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनको कैसे आकर्षक बनाते हैं। अपने कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम उसको किस प्रकार से विशेषताएं बताते हैं, है ना, और उसको किस प्रकार से सेल करते हैं जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो इस प्रकार के अट्रैक्टिव आकर्षक विज्ञापन बनाने के लिए हम लोग उसका एक फॉर्मेट देखेंगे, उसके फॉर्मेट पर हम लोग बात करेंगे। चौथा दिया हुआ है लघु कथा और ईमेल। ये दोनों पेपर में आएंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होती है। तो मेरा तो सजेशन ये है दोस्तों कि आप लोग अगर ईमेल को थोड़ी तैयारी करेंगे अच्छी, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लघु कथा की कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, लास्ट दिया हुआ अनुच्छेद। अनुच्छेद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अनुच्छेद का कोई सिलेबस नहीं होता, कहीं से कोई सा भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा जिस पर आपको लिखना होगा। तो उसमें साथ में 3-4 उसमें बिंदु भी दिए होते हैं कि भाई कौन सी चीज़ हमें कहाँ से उठानी है और कैसे लिखनी है, उसका प्रारूप क्या रहेगा। तो मान लो कि कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें किस प्रकार से डिज़ाइन करना है और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें शब्द सीमा के अंदर रहते हुए अनुच्छेद कैसे लिखना है, इस टॉपिक पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी व्याकरण। और ये मैं सेशन शुरू करूं उससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल बहुत ही बेनिफिशियल है 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल गाइडेंस से लेकर के, इसके अलावा आपकी करियर काउंसलिंग से लेकर के, और आपकी जो जीके है, आपका करंट अफेयर्स है, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। साथ ही बहुत ही सरल और सटीक भाषा में दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दी गई है। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग यूट्यूब पर हाई प्रोफाइल को सर्च करें और उस चैनल पर जो जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका बेनिफिट लें। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी व्याकरण। तो सबसे पहले हम नया टॉपिक ले रहे हैं हमारा, वो है पदबंध। तो पदबंध क्या होता है इसको हम समझें, इससे पहले ये जान लेना जरूरी कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि का समूह है, यानी कि ऐसे वर्णों की माला या कि हम ऐसी वर्णमाला के शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया फूल, फूल यानी कि पुष्प हो गया, नदी। अब ये दोनों वर्ड क्या है? ये दोनों के दोनों शब्द सेंसिबल हैं, यानी कि सार्थक है, ये समझने वाले, इनका अपना एक अर्थ होता है, ये होता है शब्द। ठीक है, तो पद क्या होता है? जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। अब हमने क्या किया, इन्हीं दो शब्दों को उठाया, फूल और नदी को, और इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया। हमने यहाँ पर प्रयोग किया फूल सुंदर है। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बनाया तो ये शब्द क्या बन गया? पद बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, नदी तेज बहती है। जैसे ही मैंने नदी शब्द को उठाया और उसका सेंटेंस बनाया तो ये पद बन गया। ठीक, समझ आया? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके कारण आप पदबंध समझ पाएंगे इजीली कि ये क्या होता है। अब हम पदबंध की डेफिनेशन पर आ रहे हैं। इसमें लिखा है कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो कैसे कहते हैं इसके अंदर देखते हैं हम लोग। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे हम पदबंध कहते हैं। पहला दिया हुआ है इसके अंदर संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। एक बार वापस से लेते हैं इसको। तो अब हम देख रहे हैं पदबंध क्या लिखा हुआ है, कई पदों के योग से बने वाक्यों को, वाक्यांशों को, है ना, एक ही पद का, जो कि एक ही पद का काम करते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं।
पदबंध कई वाक्यों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब इसके भेद क्या होते हैं? एक तो संज्ञा पदबंध होता है ये, जिसमें हम संज्ञा को इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, जिस सेंटेंस में सर्वनाम की इंपॉर्टेंस होती है, पहचानना पड़ता है उसको। इसके बाद दिया हुआ है विशेषण पदबंध, फिर दिया हुआ है क्रिया पदबंध और फिर दिया हुआ है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, इनकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। तो हमने पदबंध किसे किया? कई सारे शब्दों का समूह मिला करके जो कि एक सार्थक अर्थ दे रहे हैं, ठीक है, जो एक ही काम कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं पदबंध। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे हम पदबंध कहते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले जा रहे हैं संज्ञा पदबंध पर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा तो हमें शुरू से ही याद है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पदबंध में ये किस प्रकार से आ रही है देखिएगा जरा। आगे देखते हैं हम लोग इसको। संज्ञा पदबंध, ठीक है, डेफिनेशन में क्या है? वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में यानी आसान भाषा में देखें तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो तो और वो सभी मिलकर के उसी पर आश्रित हो तो वो पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब इसके हम उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे इस उदाहरण में, मैंने जो उदाहरण आपको यहाँ पर दिए हैं इनमें 4 उदाहरण में कई सारे वाक्य शब्द जो हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। तो आपके पास जब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी इसी प्रकार से शो होंगे, अंडरलाइन किए होंगे। उनको आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, उसके आधार पर। तो अब हम संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला दिया है, 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। ठीक है, अंडरलाइन किए हुए जो शब्द हैं उसमें आदमी दिया हुआ है। आदमी क्या है? अपने आप में संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आदमी, तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये संज्ञा है, क्योंकि इसके अंदर एक संज्ञावाचक शब्द दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। छात्र संज्ञा है, अंडरलाइन किया हुआ है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र राम, दोनों के दोनों संज्ञा हैं, सीधा मालूम पड़ रहा है संज्ञा पदबंध है। इसके बाद अंतिम दिया हुआ, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। गुब्बारा क्या है? वस्तु है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है? संज्ञा पदबंध है। आगे देखिएगा, उपयुक्त वाक्यांशों में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध हैं, क्योंकि इसमें जो अंडरलाइन किए हुए सेक्शन है इस वाक्य के अंदर, उनके अंदर कहीं ना कहीं संज्ञा विद्यमान है, इसलिए वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को आप ऐसे पहचानेंगे, क्योंकि ये सभी पद मिलकर संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सभी पद मिलकर क्या कर रहे हैं? जो इसमें संज्ञा दी गई है उसकी इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे हैं, यानी कि सबका जो संकेत है वो संज्ञा की ओर है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। समझ आया? संज्ञा का हल्की सी डेफिनेशन जैसे हम 6-7 में पढ़ लेते ना, थोड़ा सा पढ़ लेना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, 3 प्रकार की होती है, ऐसे। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पर, सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम की डेफिनेशन हम लोग जानते ही हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, हमने 6-7 में भी पढ़ा था। उसी का एक रूप यहाँ पर देखते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, यानी कि आपको कुल मिलाकर के वाक्य में से सर्वनाम देखना है। ठीक है, अगर सर्वनाम उसमें दिया हुआ है तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, अब ये शब्द जो है आपने, ये क्या है? सर्वनाम। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे सेंटेंस, अंडरलाइन करके आप उसको अंडरलाइन के अंदर आपको पहचानना कि वो सर्वनाम है या संज्ञा है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, ठीक है, सर्वनाम है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, सर्वनाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करने वाला जो पार्ट दिया जाएगा, जो ऑलरेडी अंडरलाइन होगा, उसको आप लोगों को पहचानना है, उसमें से शब्द को छांटना है। आगे लिखा है, उपयुक्त वाक्यों में से रेखांकित शब्द सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि वे क्रमशः कुछ, कोई और कौन इन सर्वनाम शब्दों में से संबद्ध है, यानी कि इस प्रकार के शब्दों का इनमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बिंदु पर आ रहे हैं, देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है विशेषण पदबंध। विशेषण के बारे में हम लोग जानते हैं, ऐसे वाक्य जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। देखिएगा, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है, यानी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें किसी ना किसी क्वालिटी के बारे में बात की होगी, चाहे व्यक्ति का गुण बताया गया हो या वस्तु का गुण बताया गया हो, सेंटेंस की विशेषता होगी, इजीली पहचाना जा सकता है।
दूसरे अथवा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पदबंध का मुख्य अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दी और विशेषण के आसपास ही आपकी संज्ञा सर्वनाम घूम रही है, तो वो क्या है, विशेषण पदबंध। एग्जाम्पल देखिए, अंडरलाइन की हुई कुछ सेंटेंस आपके सामने इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगी, ध्यान से पढ़िएगा। पहला लिखा है वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। अब कविता की विशेषता बता दी है, क्या, सुंदर लिखता है, विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़। अब पेड़ की विशेषता ये बताइए, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताए कि उस कोने में लगा हुआ है, ये उसकी विशेषता हो गई। तीसरा देखिए, उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, यानी जो उसका कुत्ता है उसकी विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, गर्मियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। कपड़े की विशेषता बताइए कि वो खादी का और सफ़ेद रंग का हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे जिसमें किसी ना किसी विशेषता के बारे में बात की गई है, वहां पर निसंकोच आप विशेषण पदबंध को टिक मार्क करेंगे। ठीक है, विशेषण पदबंध वहां पर आप लिखेंगे, चाहे ये ऑब्जेक्टिव आ जाए या ये डिस्क्रिप्टिव आ जाए। अंतिम लाइन लिखिए, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध हैं क्योंकि वे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद दिया हुआ क्रिया पदबंध, देखिएगा जरा क्या लिखा है डेफिनेशन में, वह पदबंध जो अन्य क्रियापदों से मिलकर बना हो, यानी उसके अंदर कोई ना कोई क्रिया हो रही होती है, एक से अधिक क्रियाएं हो रही होती है, दो से अधिक क्रियाएं हो रही है, इस प्रकार से क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यानी फुलफिल सेंटेंस बनता है, पूरा एक सेंटेंस बनता है उन क्रियाओं को जोड़ करके। आगे लिखा है दूसरे शब्दों में, यानी सरल भाषा में और देखें इसको तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में कोई पद मिलकर जब क्रिया का कार्य करता है, कोई पद मिलकर जब क्रिया का कार्य करता है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। कैसे कहलाता है, एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया, उसका आना क्या है, क्रिया है, सामान्य क्रिया हो रही है भाई, वो चल करके आया और चलना क्या है, क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दादी हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती है, सुनाना क्या है, क्रिया है, दादी के द्वारा एक एक्ट हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है, गाना भी क्रिया है, सामान्य क्रिया चल रही है अभी। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलना भी क्रिया है, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब क्रिया है। ठीक है, तो ये क्रिया पदबंध है, ऐसे सेंटेंस जिसमें सामान्यतः एक क्रिया चल रही है। ठीक है, उसके बारे में जब हमें जानकारी दी जाती है, यानी उससे रिलेटेड जब हमें सेंटेंस दिए जाते हैं तो हमें इस प्रकार से पहचानने होते हैं। अब इन सेंटेंस में सीधा मालूम पड़ रहा है जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है वो क्रिया है, क्योंकि उसके अंदर आया होगा, सुनाती रहती होगी, गा रहा है, खेल रहा है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया पदबंध है क्योंकि ये शब्द वाक्य में क्रिया का अर्थ, क्रिया का कार्य कर रहे हैं। सही बात है, ये सारे शब्द जो है क्रिया के बारे में बता रहे हैं, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्रिया पदबंध, बिल्कुल साधारण सा। इसी प्रकार के सेंटेंस आएंगे क्रिया से संबंधित, विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से रिलेटेड, उनको आपको अंडरलाइन किया हुआ पार्ट को पहचानना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। पहले हमने क्रिया के बारे में पढ़ा कि भाई सामान्य क्रिया हो रही है, लेकिन अब क्रिया की भी विशेषता बता रहे हैं इसके अंदर, बहुत साधारण सा है अगर आप ध्यान देंगे तो। जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद हो तो वहां क्रिया विशेषण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता बताते हो वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, साधारण क्रिया पढ़ी थी, आना, जाना, सुनाना, इस प्रकार का। अब हम बता रहे हैं कि उस क्रिया की भी विशेषता है। क्या विशेषता है, देखिएगा एग्जाम्पल, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, आना क्रिया है, लेकिन की क्रिया कैसे हुई है, बहुत जल्दी, यानी आने की जो उसकी क्रिया है उसमें भी विशेषण बता दिया गया कि वो बहुत जल्दी आई है, आई नहीं है, बहुत जल्दी आई है। दूसरा दिया है, पंछी पिंजरे के अंदर बैठा है, अंदर बैठा है, जो पिंजरा है उसके अंदर बैठा है, पंछी जहां बैठा है उसकी विशेषता क्या है कि वो पिंजरे के अंदर बैठा है या बाहर बैठा है। एक चीज अगर ये बताई गई है क्रिया के बारे में, यानी क्रिया की विशेषता बताई गई है, क्रिया तो हो रही है लेकिन उसमें स्पेशल क्या है, तो पंछी जो है पिंजरे के अंदर बैठा है। तीसरा, मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, मैं इस माह आऊंगा, लेकिन स्पेसिफिक बता दिया विशेषता, कब आऊंगा, इस माह के अंत में, तो ये विशेषता हो गई किसकी, क्रिया की, उसके आना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है कि वो इस माह के अंत में आएगा। खिलाड़ी मैदान की ओर गए, जाना क्रिया है लेकिन मैदान की ओर गए, ये हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताई गई है। ये क्रिया कहाँ हो रही है, मैदान की ओर जाने की क्रिया है, ऐसा स्पेसिफिक बताया गया है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण के हैं क्योंकि ये शब्द क्रिया की विशेषता को उजागर कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं।
संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर, बहुत ही साधारण भाषा में लिखने का प्रयास किया है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। ठीक है, जो पहले आ रहे हैं सामान्यतः विशेषण पदबंध हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वे संज्ञा पदबंध, तथा संज्ञा से अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा के साथ लिख दिया, क्योंकि विशेषण की डेफिनेशन क्या, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा के साथ लिख दिया है, संज्ञा के पहले लिख दिया है, तो वो हो गया क्या, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वे संज्ञा पदबंध, तथा संज्ञा से अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। बहुत सामान्य सी भाषा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अनोखे दिखने वाले फूल हर जगह नहीं होता। अब ये सेंटेंस लिखा है, तो इसमें हम देख रहे हैं संज्ञा कैसे मालूम करेंगे और सर्वनाम कैसे, अपने विशेषण कैसे मालूम करेंगे। इसमें अनोखे दिखने वाले फूल हर जगह नहीं होते, एक सामान्य सेंटेंस है। अब हम इसको समझते हैं। इसमें ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फूल। इस वाक्य के अंदर फूल क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध है। जबकि अनोखे दिखने वाले, अगर इतना सा हम हाईलाइट करते हैं तो ये क्या है, उस फूल का विशेषण है। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट व्याकरण का, व्यावहारिक व्याकरण का सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सामान्य सी एक डेफिनेशन लिखी है कि सेंटेंस होता क्या है, यानी कि वाक्य होता क्या है। तो यहाँ लिखा है, वाक्य पदों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जो मीनिंगफुल हो, व्यवस्थित रूप से, यानी व्याकरणिक दृष्टि से सही लिखा गया हो। ठीक है, और जो पूर्ण अर्थ देता हो, यानी उसका कोई अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल, जैसे गौरव गेंद से खेल रहा है। बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। गौरव संज्ञा हो गया, एक बच्चा है जो गेंद से खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गई। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। तीन प्रकार के वाक्यों पर हम लोग बात करते हैं। हम अपने पूरे दिन में अगर बातचीत करते हैं जो हिंदी में, तो वो इन्हीं वाक्यों के आसपास होती है। तीन प्रकार के वाक्य बताएं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा दिया है संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके बोलना। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। उसके बाद है मिश्रित वाक्य, यानी कि एक मेन सेंटेंस, उसके बाद सब सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य, इन दोनों को मिलाकर के जो अर्थ निकलता है उसे हम मिश्रित वाक्य में लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है और समझते हैं। हम ले रहे हैं सरल या साधारण वाक्य। तो ये क्या है, डेफिनेशन देखते हैं ध्यान से। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य वह होते हैं जो सिर्फ एक विचार को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं खाना खा रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक ही काम हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ। इनकी विशेषता क्या होती है और सटीकता से देखते हैं। ऐसे वाक्य संक्षिप्त होते हैं, यानी छोटा सेंटेंस होता है जैसा कि लिखा है सामने। स्पष्ट होते हैं, क्लियर होता है सारी चीज़ें। और सीधे होते हैं, यानी सामान्य भाषा में लिखे होते हैं। तो मैं खाना खा रहा हूँ अपने आप में क्या है, सरल वाक्य है, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इस प्रकार के छोटा सा सेंटेंस बनता है। या जो बोलचाल की भाषा होती है जिसमें सामान्य सेंटेंस बन रहे होते हैं, यानी कि लॉजिक क्लियर हो रहा होता है। जैसे गाँव की हवा ठंडी है, गांव की हवा अच्छी है। तो ये क्या है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कठिनता नहीं है इसके अंदर, सीधा सरल वाक्य है, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं ना। ये कुछ उस तरह की प्रकृति का होता है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर आ रहे हैं। नंबर 2 दिया हुआ है संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। संयुक्त वाक्य में सामान्यतः संयोजक शब्द, संयोजक यानी कि जोड़ने वाले शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि और, लेकिन, फिर, इसलिए, या, तो, क्योंकि, तथा, अतः। आपने देखा होगा हिंदी में जहां जहां भी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहां पर दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है संयोजक शब्द। इसकी पहचान ही यही है। संयुक्त का मतलब जोड़ना, और जोड़ेंगे कैसे, इन अक्षरों के माध्यम से, जैसे कि और, लेकिन, इसलिए, फिर, तथा, अथवा, इस प्रकार के शब्दों से। एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया और उसने भी मेरी मदद की। मैं स्कूल गया और उसने भी मेरी मदद की। अब इन दो सेंटेंस अपने आप में इंडिविजुअल है, इनको जोड़ कौन रहा है, और। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने गाना गाया लेकिन मुझे वह पसंद नहीं आया। क्या हुआ, दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं, अलग अलग वाक्य हैं, इनको जोड़ा कैसे, लेकिन के द्वारा। यही इसकी पहचान है, बिल्कुल सिंपल सी पहचान है। और, अथवा, तथा इस प्रकार के शब्द आए, या एवं इस प्रकार के शब्द आए, तो वो संयुक्त वाक्य है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत मेहनती है इसलिए
उसे सफलता मिलती है। दोनों अपने आप में इंडिविजुअल सेंटेंस, कनेक्ट किससे किया हमने? संयोजक शब्द से। कौन सा है? इसलिए। तो इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? और, लेकिन, फिर, इसलिए, या, तो, क्योंकि, तथा, अतः। इस प्रकार के शब्द कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में आते हैं जो कि इसकी पहचान बताते हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए हमें यह देखना होता है कि वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और उन्हें जोड़ने के लिए संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर ये किया है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो संयुक्त यानी कि जोड़ना, और जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया उसे पहचान लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो सरल वाक्य है या वो संयुक्त वाक्य है। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है मिश्रित वाक्य। ये क्या होते हैं? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में आमतौर पर संयोजक शब्द आते हैं, इसमें भी आते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे क्योंकि, जब, तो, जब तक, ताकि, यदि, अगर, जबकि, हालांकि। ये शब्द इन सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग होता है जो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? उदाहरण देखिए। प्रधान वाक्य दिया हुआ है, यह स्वतंत्र वाक्य होता है जिसका अपना अर्थ होता है, यानी जो मेन सेंटेंस होता है। अन्य वाक्य यानी जो उसके ऊपर आश्रित वाक्य होता है वो क्या होता है? यह वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है। जो मेन सेंटेंस है उसके ऊपर सेकंड सेंटेंस जो है, उपवाक्य जो है, निर्भर होता है, और यह अपने आप में पूर्ण नहीं होता। कैसे? एग्जाम्पल, मैंने उसे समझाया क्योंकि वह परेशान था। अब ये जो उपवाक्य है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, और इसको जोड़ा किसने? क्योंकि ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुख्य वाक्य में हमने देखा मैंने उसे समझाया, एक इंडिविजुअल मुख्य वाक्य। आश्रित वाक्य क्यों क्या हुआ? क्योंकि वह परेशान था। ये क्योंकि क्या है? क्योंकि है संयोजक शब्द। ठीक है, इसके माध्यम से इस उपवाक्य को हमने इस मुख्य वाक्य से जोड़ दिया, तब जाके इनका अर्थ निकला। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल दिया है, मैंने उसे किताब दी ताकि वह पढ़ सके। शब्द बताया था आपको, क्योंकि, जब, तो, जब तक, ताकि, यदि, अगर, जबकि, हालांकि। ये एक ट्रिक है, ये एक मोटा सा तरीका है समझने का। सेंटेंस पढ़ा, एक भी शब्द अगर ऐसा मिल जाए हमको उसके अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो मिश्रित वाक्य है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मुख्य वाक्य है और उसके ऊपर एक वाक्य आश्रित है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे किताब दी, इंडिविजुअल सेंटेंस, मेन सेंटेंस, ताकि के द्वारा हमने उसको जोड़ा, वह पढ़ सके। अब ये सेंटेंस क्या है? इसके ऊपर निर्भर करता है। इन दोनों को मिलाने के बाद एक अर्थ निकलता है, मैंने उसे किताब दी ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, दूसरा है, अगर तुम मेहनत करोगे, इंडिविजुअल सेंटेंस, तो के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया। ये क्या है? संयोजक शब्द, तो लगा करके हमने इसको जोड़ा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सफल हो गए। तुम सफल हो गए, ये सेंटेंस पूरी तरह से निर्भर करता है पहले सेंटेंस के ऊपर। जब हमने इसको तो के द्वारा जोड़ा तो एक सेंटेंस बना, मिश्रित वाक्य बना, और फिर हमने इसका एक पूरा पूरा अर्थ समझा। क्या समझा? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। ठीक, ये होता है मिश्रित वाक्य। तो हमने क्या पढ़ा? हमने रचना के आधार पर 3 वाक्य पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने साधारण वाक्य, दूसरा पढ़ा हमने संयुक्त वाक्य, और तीसरा पढ़ा हमने मिश्रित वाक्य। आप शॉर्ट नोट्स जब बनाएं तो इनकी डेफिनेशन पर ध्यान दें, इनके एग्जाम्पल्स पर ध्यान दें। इस टॉपिक के अंदर जो एग्जाम्पल लिए गए हैं वो भी वो एग्जाम्पल हैं जो पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसमें बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और ये डेफिनेशन बहुत साधारण भाषा में लिखी गई है। इतनी साधारण भाषा में आपको कहीं और मिलेगी नहीं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और छोटे छोटे नोट्स बना करके और एक एक एग्जाम्पल लिख करके इसके तैयारी करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। करें समास, देखते हैं डेफिनेशन क्या है। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। आगे पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। साधारण सी डेफिनेशन। दूसरे शब्दों में यानी और इजी वे में देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हम हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है राजपुत्र, हमने समास विग्रह किया और बना दिया राजपुत्र। ठीक है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। हम किसी सेंटेंस में बोले वो तो राजा का पुत्र है, तो हमने अनावश्यक रूप से, व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो अनावश्यक रूप से शब्दों का व्यय किया है। हमने बोला वो राजा का पुत्र है। समास की क्या क्वालिटी है कि उसने क्या किया, इन तीनों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया, मीनिंगफुल शब्द बना दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, वह राजपुत्र है, वह राजपुत्र है। तो ये क्या हुआ, ये एक सरल माध्यम हुआ भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने का और स्पष्ट करने का।
ये समास की विशेषता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है चंद्रमुखी। ठीक है, तो चंद्र और मुखी ये हमने समास विग्रह किया। जिसका चेहरा चंद्रमा जैसा हो, ये इसका अर्थ है, जिसका चेहरा चंद्रमा जैसा हो, तो भाई उसका चेहरा चंद्रमा जैसा है। हम इतना बड़ा सेंटेंस बोले, इससे अच्छा हम व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोले ना समास का प्रयोग करके, तो हम क्या बोलेंगे, वो चंद्रमुखी है, यानी कि जिसका चेहरा चंद्रमा के समान है। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस को वन वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, भाषा स्पष्ट होगी। ऐसी तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है वृक्षराज, वृक्ष प्लस राज, हमने विग्रह किया इसका। इसका मतलब होता है वृक्षों का राजा, जैसे वट वृक्ष, तो हम क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वट वृक्ष जैसा है। ऐसा नहीं बोलते कि वृक्षों के राजा जैसा है, ऐसा नहीं बोलते, या वृक्षों का राजा कौन है, वट वृक्ष, ऐसे कहते हैं। ठीक, समास का उद्देश्य, यानी कि हिंदी के अंदर ये जो समास टॉपिक आया है, इसका उद्देश्य क्या है। पहला देखिए संक्षिप्तता। किसकी संक्षिप्तता, समास के माध्यम से शब्दों को संक्षिप्त और सार्थक रूप में व्यक्त किया जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा स्पष्टता, किस प्रकार की, समास के द्वारा वाक्य में किसी भी विचार या भावना को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दी जा सकती है। तीसरा है व्याकरणिक सौंदर्य, यानी कि जब आप भाषा बोल रहे हैं तो आपकी भाषा में जो अनावश्यक शब्द हैं वो हट जाए और आपकी भाषा बहुत सरल और सटीक हो जाए, इसके लिए भी हम लोग व्याकरण के अंदर समास का प्रयोग करते हैं। तो लिखा है व्याकरणिक सौंदर्य को बढ़ाने वाला, समास के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, यानी कि आपकी बोलने चालने की जो शैली है वो और परिपक्व हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है। किसके माध्यम से, समास के माध्यम से। इसलिए समास हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरा शब्द देखिए सामने बोर्ड पर, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, एक शब्द है उसके दो मीनिंगफुल अलग अलग शब्द बनाना। जैसे सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। समास विग्रह में समास के दो या अधिक शब्दों को पृथक करके उनके मूल अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। कैसे करते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा पुस्तकालय, तो हम जब समास विग्रह कर रहे हैं तो दो सेंसिबल वर्ड बनाएंगे अलग अलग। कैसे बनाएंगे, पुस्तक अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है, और आलय, आलय का मतलब होता है घर, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो हमने दो मीनिंगफुल वर्ड बनाए और जब इनका हमने क्या किया, संधि करी, यानी कि इनको जोड़ा, समास बनाए, तो हमने बना दिया पुस्तकालय। विग्रह करना हो तो इस प्रकार से दो सेंसिबल वर्ड्स के रूप में, और अगर हमने समास को जोड़ दिया, संक्षिप्तीकरण किया, तो बना दिया पुस्तकालय। समझ आया। आपके पास क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा, या तो ये आ जाएगा इस प्रकार से करवा लेंगे, या तो ये आएगा और इस प्रकार से करवाएंगे और समास का भेद पूछेंगे। ठीक, अब इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये दो चीजें जो है पुस्तक और आलय, ये क्या है, इसको भी डिफाइन किया गया है। इसमें है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला वाला शब्द और उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो शब्द बना उसे हमने कहा है समस्त पद या सामासिक पद। कैसे, समास में दो पद यानी कि शब्द होते हैं, जैसे कि यहां पर दे रखे हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कैसे कहते हैं, जैसे एक शब्द दे दिया गंगा जल, तो यहां पर ये जो गंगा शब्द है ये क्या है, पूर्व पद यानी कि सबसे पहला शब्द। ठीक है, उसके बाद जल क्या है, उत्तर पद यानी कि उससे जुड़ा हुआ बाद वाला शब्द। ठीक है, इसे हम कहते हैं पूर्व पद और इसे हम कहते हैं उत्तर पद। इन दोनों को मिलाए तो शब्द बना क्या, गंगा जल। ये हो गया समस्त पद यानी कि सामासिक पद। ठीक है, तो समास विग्रह हम क्या करते हैं, हम विग्रह करके तो सेंसिबल वर्ड बनाते हैं और उन सबको जब मिलाते हैं तो एक सामासिक शब्द बनता है, एक शब्द बनता है जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय। ठीक है, समास विग्रह इस प्रकार से होता है, और किस प्रकार से होता है डेफिनेशन में हमने समझा, दो सेंसिबल शब्द अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और उनको जोड़ दिया गया तो समास हो गया। पूर्व पद उत्तर पद, वो दो शब्द अलग अलग हुए हैं, उनमें पहला वाला शब्द पूर्व पद है और दूसरा वाला उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाया, तीसरे नए शब्द का निर्माण हुआ, वो सामासिक पद या समस्त पद है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करें कि समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो समास के जो है 6 भेद होते हैं। पहला दिया है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और अंत में आता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसके भेदों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश की गई है। क्या की गई है, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, यानी इन शॉर्ट अगर हम पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे। पहला दिया है अव्ययी भाव समास। इसकी विशेषता यह कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में हम पिछले में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद जो है प्रधान होता है। अच्छा, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं,
और बहुव्रीहि, इसमें भी दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। यानी बहुव्रीहि की विशेषता क्या, दोनों शब्द की प्रधानता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ जब निकालते हैं तीसरा तो उसकी प्रधानता होती है। देखते हैं कैसे होती है। तो पहला दिया है अव्ययी भाव समास, जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय का लिंग वचन कारक नहीं बदलता है, वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। उदाहरण, प्रति प्लस वर्ष, हमने प्रति लगा करके चिन्ह लगाया, वर्ष लिखा, शब्द बना दिया प्रतिवर्ष, यानी इसका अर्थ होता है हर वर्ष। ठीक है, तो ये जो पहले वाले पद दिए हुए यहां पर लिखा है प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि जिसमें पहले शब्द पूर्व पद जो दिए हुए इनकी इंपॉर्टेंस हो, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ, प्रति प्लस वर्ष लगाया तो हो गया प्रति वर्ष, आ जन्म आजन्म, रोज रोज देखिए क्या अलग से दिया हुआ एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा, जहां पर अक्षर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो शब्द हैं वो रिपीट हो रहा है और बीच में लगाया हुआ है योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह भी जो होते हैं वो अव्ययी भाव को प्रकट करते हैं। रोज रोज यानी कि प्रतिदिन, ठीक है, यानी हर रोज होने वाला। उसके बाद यथा और क्रम दिया हुआ है, मिलाकर के लिखा, हमने समस्त पद बनाया यथा क्रम। पूर्व पद दिया हुआ है यथा, उत्तर पद दिया हुआ है नियम, इन दोनों को मिलाया समास बनाया इनका, तो शब्द बना यथा नियम, यानी नियम के अनुसार। ठीक है, ये जो अर्थ मैंने लिखे हैं ये आपके समझने के लिए लिखे हैं कि हमने किस प्रकार से सेंसिबल वर्ड बनाया है, मीनिंगफुल वर्ड बनाया है, सार्थक बनाया है। ठीक है, तो पहले पद की प्रधानता होती है किसमें, अव्ययी भाव समास में। ठीक है, उत्तर पद के साथ मिलकर के समस्त पद का निर्माण होता है, जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा। अब प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए, अगला समास हम पढ़ें उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। यूट्यूब चैनल पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जो कि आपके विषय से भी संबंधित है, आपके जीके से, आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड और आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आपकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियो इस पर डाले गए हैं, बहुत सटीक जानकारी इस पर डाली गई है। तो आप सभी इस चैनल को जरूर देखें और इसमें जो जानकारी दी गई है उसका लाभ लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है भाई, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद गौण होता है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सेकंड की इंपॉर्टेंस होती है। उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल ठीक है। समस्त पद बनाते समय दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक हम जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं बेसिकली, लेकिन तत्पुरुष समाज में हम केवल 6 कारक प्रयोग करते हैं। इसमें से 2 कारक हटा दिए जाते हैं, एक तो कर्ता कारक हटा देते हैं और एक संबोधन कारक हटा देते हैं। तो इसके भेदों में भी देखें तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अवयवी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, और इस समास में पूर्व पद गौण होता है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास को कहते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक प्रयोग नहीं किए जाते, जैसा कि मैंने बताया। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 2 हमने हटा दिए, कर्ता हटा दिया और संबोधन हटा दिया। तो देखते हैं उदाहरण यहाँ पर, तुलसी द्वारा कृत, ये द्वारा शब्द जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने बीच में से इसका लोप कर दिया तो शब्द बना दिया तुलसीदास कृत। ठीक है, दूसरा लिखा है देश के लिए भक्ति, तो ये के लिए जो कारक चिन्ह था हमने इसका लोप कर दिया, यानी इसको हटा दिया, शब्द बना दिया देशभक्ति। राजा का पुत्र का क्या है, कारक का विभक्ति चिन्ह था, हमने इसका लोप कर दिया, यानी इसको हटा दिया, शब्द बना दिया राजपुत्र। अगला दिया है शरण में आगत, में क्या था, कारक का चिन्ह था, हमने उसे भी हटाया और शब्द बना दिया एक मीनिंगफुल शरणागत। तीसरा है स्वर्ग को गमन, हमने को जो कि कारक का चिन्ह था, कारक की विभक्ति थी, उसे हटाया और यहाँ पर बना दिया स्वर्ग गमन। यानी कि हमने क्या किया, इन विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया और जोड़ करके इनका लोप करके, कारक विभक्तियों का लोप करके हमने जो सेंसिबल वर्ड बनाया है वो मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। तुलसी द्वारा कृत, द्वारा शब्द हटा दिया हमने जो कि कारक विभक्ति का चिन्ह था, तो तुलसीदास कृत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन एग्जाम्पल की विशेषता ये पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मेरे जो उदाहरण है वो ज्यादातर वो हैं जो पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। अब लिखा हुआ है एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए तत्पुरुष समास से रिलेटेड। तत्पुरुष समास का प्रमुख उपभेद जो होता है, न ये तत्पुरुष समास दे रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये न ये तत्पुरुष समास, ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी बुक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है उपभेद के रूप में वो ये समास है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक यानी कि ऐसा शब्द बनेगा जो निगेटिव हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनादि, अ शब्द का प्रयोग आगे सबसे पहले।
ठीक है, निषिद्ध। दूसरा असंभव, संभव का जस्ट अपोजिट, नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं और नेगेटिव शब्द बनता है। इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नया तत्पुरुष समास कहते हैं। अ का प्रयोग करके अनादि बना दिया, आदि का जस्ट अपोजिट नेगेटिव, और संभव का अप्रयोग करके बना दिया असंभव, यानी कि जो संभव न हो। नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाला या नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो इसके माध्यम से बनते हैं, इस समास के माध्यम से। तो हमने किसकी जानकारी ले ली। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी इस तरह के कोई शब्द आ जाए तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि ये कौन सा उपभेद, ये तत्पुरुष का उपभेद है, इसका ध्यान रखिएगा। ये अलग से कोई समाज नहीं है, तत्पुरुष का उपभेद है। ठीक, आगे देखने पर दिया हुआ है द्विगु समास। डेफिनेशन देखते हैं। द्विगु समाज में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी इसकी शुरुआत ही किसी ऐसे शब्द से होती है जिसमें किसी ना किसी काउंटिंग के बारे में, यानी कि किसी डिजिट्स के बारे में, किसी संख्या के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। ठीक है, समूह के बारे में बात हो रही है, शब्द ऐसा बनता है जिसमें समूह की बात हो रही है। इससे समूह समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा साधारण सा समास है। उदाहरण पंच प्रमाण, पंच शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है, संख्यावाचक है, पंच प्रमाण। ठीक, दूसरा दिया हुआ है पंसेरी। पंसेरी शब्द का अगर हम समास करते हैं तो 5 शेरों का समूह, 5 यानी कि सीधी सी बात है, संख्यावाचक है। दूसरा दिया है सतसई, सत यानी कि देखिए लिखा हुआ है 700। ठीक है, 700, सत यानी कि 100, सत सही 700 पद का समूह। ठीक है, संख्यावाचक है। अगला लिखा है पंचवटी, पंच यानी कि 5, 5 वटों का समाहार यानी कि समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ठीक है, इस प्रकार से इसकी पहचान करना बड़ा आसान है। इसमें सामान्यतः जो पहला पद होता है, यानी कि जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, जैसा कि हम इन उदाहरण में देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला समास को देखते हैं। नंबर 4 पर कौन सा है? नंबर 4 पर अगला समास दिया हुआ है, देखिएगा जरा ध्यान से, द्वंद्व समास। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, दोनों के इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक, ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, ज्यादातर ये देखा जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, इसका विग्रह करने पर और अथवा तथा, और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, और अथवा तथा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हम इसे योजक चिन्ह के द्वारा भी समझ पाते हैं। ठीक है, दिन और रात हमने ये बोला, लेकिन हम द्वंद्व समाज में देख रहे हैं तो क्या योजक चिन्ह लगा दिया हमने इसको। ठीक है, देखते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण योजक चिन्ह है। दूसरा दिया अन्न जल, अन्न और जल योजक चिन्ह है, और साथ में जो संयोजक शब्द है वो भी लगा हुआ है। ठीक है, फिर से देख रहे हैं इसको एक बार। उदाहरण, राधा कृष्ण संयोजक चिन्ह के माध्यम से हमने इसको दर्शाया है, और शब्द का प्रयोग किया इन दोनों को जोड़ने के लिए। और दूसरा दिया अन्न जल, अन्न और जल। तीसरा है नर नारी, नर और नारी। चौथा है गुण दोष, गुण और दोष। और अंतिम है देश विदेश, देश और विदेश। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। समास विग्रह कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इस प्रकार से हमको इसका विग्रह करना होता है, तो ये कहलाता है द्वंद्व समास। ठीक, आगे देखते हैं अगला कौन सा समास है। अगला समास दिया है कर्मधारय समास। महत्वपूर्ण समास है। ज्यादातर बच्चे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समाज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझेंगे, बहुत साधारण सा समाज है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इस समास में विशेषण विशेष्य, विशेषण क्या होता है, विशेषता, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई गई है। ठीक, इसी प्रकार का भेद होता है उपमेय और उपमान में, सेम चीज होती है, उपमेय उपमान में भी यही होता है। ठीक है, से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, कर्मधारय समास की विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार से प्रयोग होता है, क्यों होता है? इसमें विशेषण और विशेष का संयोजन होता है, सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यह है। ठीक, उपमेय उपमान भी आ गया। विशेषण में पहला शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण या विशेषता को व्यक्त करता है, यानी कि पहला पद जो होगा इसका, पूर्व पद जो होगा वो विशेषता के बारे में बात करेगा। तीसरा दिया है विशेष्य, दूसरा पद जो होता है यानी कि उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। वो कौन होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी गुण या विशेषता बताई जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है? 3 चीजें इसमें हाईलाइट होती हैं। पहला, इसमें विशेषण विशेष्य का संयोजन होता है, ऐसे ही उपमेय उपमान का होता है। ठीक, दूसरा विशेषण यानी कि पहला पद हमेशा विशेषता की बात करता है, इसका पूर्व पद विशेषण युक्त होता है। तीसरा विशेष्य, इसमें विशेष भी होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई गई है वह भी इसके अंदर आता है। ठीक है, और वो कौन सा पद होता है? वो होता है उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद। ठीक, देखते हैं उदाहरण। अब इसमें पहला उदाहरण दिया है नील कमल।
अब नील क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो पहला पद क्या होगा, विशेषण से युक्त है। ठीक है, शब्द बना नील कमल, विग्रह किया तो नील और कमल। ठीक है, चिन्ह लगा करके हमने इसको यहां पर प्रदर्शित किया हुआ है। दूसरा देखिएगा, अधपका, आधा है जो पका, जो आधा पका हुआ है। कर्मधारय समाज में केवल दो चीज होती हैं, कौन कौन सी, विशेषण विशेष्य, उपमेय और उपमान। ठीक है, यहीं तक अर्थ निकलता है इसका। बहुव्रीहि इससे थोड़ा सा भिन्न होता है, वो एक स्टेप और आगे चलता है। अभी हम कर्मधारय की बात करें, बहुव्रीहि भी समझेंगे। तो इसमें ध्यान से देख लेना, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान, पहला पद की इंपॉर्टेंस और वो विशेषण युक्त। तीसरा दिया है प्रधानाध्यापक, पहला पद देखिए प्रधान, विशेषता बता रहा अध्यापक कौन सा, प्रधान है, यानी सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ जो है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, ये का शब्द क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कायरता को, विशेषता बताई गई पुरुष की। पुरुष क्या होगा, विशेष्य होगा, विशेषता क्या होगी, कायर। अगला दिया है लाल छड़ी, छड़ी क्या है, विशेष्य है, और लाल क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, उपमेय उपमान भी इस प्रकार से ही होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कर्मधारय समास। तीन विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, सीधे सीधे समझ में आया कर्मधारय समास क्या है, कंफ्यूजन का कोई काम ही नहीं रहेगा अगर आप ध्यान देंगे तो। अब हमारे बहुव्रीहि समाज जो कि इससे एक स्टेप आगे चलता है, देखें जरा। अंतिम समाज दिया हुआ है हमारा बहुव्रीहि समाज, बहुत साधारण सा। इसकी एक ट्रिक है, सामान्यतः इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। ठीक है, और कैसे होता है, मूल शब्द, फिर उसका अर्थ, और फिर उससे जो तीसरा अर्थ निकला, देखिए डेफिनेशन में, वह समाज जिसमें दोनों पदों में कोई प्रधानता नहीं होती, इनमें दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों को मिलाकर के एक अर्थ निकलता है। ठीक है, जहां दोनों पदों में मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, दो पद मिले, दोनों के इक्वल राइट्स हैं, कोई प्रधान नहीं इनमें। ठीक है, उनको मिलाने के बाद क्या हुआ, तीसरा शब्द बना और वो भी संकेत कर रहा है, उसे बहुव्रीहि समाज कहते हैं। फिर से देखिए डेफिनेशन, वह समाज जिसमें दोनों पदों में कोई प्रधान नहीं होता है, जहां दोनों पद में मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समाज कहते हैं। कैसे संकेत करते हैं, देखिए यहां पर शब्द दिया चक्रधर, अब इसका हमने क्या किया, समाज वगैरह किया, चक्र धारण करने वाला। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला। अब हमने क्या किया, पहला तो ये रहा हमारा शब्द, ठीक है, इसका हमने समाज वगैरह करके करा, चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं ना भगवान, तो श्री कृष्ण। यानी कि क्या हुआ, मूल शब्द बनाया, उसका अर्थ देखा, और उसके बाद फिर तीसरी ओर संकेत किया। इस सेंटेंस ने बताया कौन, श्री कृष्ण। इसी प्रकार से गजानन, गजानन गज से आनन वाला, आनन का मतलब होता है मुख, जिसका मुख हाथी जैसा हो। तो ये रहा शब्द हमारा, इसका हमने अर्थ समझा, और तीसरी ओर इसने इशारा कर दिया क्या, गणेश, यानी एक देवता की विशेषता बता रहा है। चौथा है चतुर्भुज, यानी चार हैं भुजाएं जिसकी, जो चार भुजाओं वाला हो वो कौन है, भगवान विष्णु। अब देखिए ज्यादातर शब्द जो है वो सब कैसे हैं, किसी ना किसी देवी देवता से रिलेटेड होते हैं, है ना। अगला देखिएगा, नाकपति। ठीक है, वह जो नाक, नाक यानी होता है स्वर्ग का, पति यानी कि राजा हो, तो नाकपति वह जो स्वर्ग का राजा है, कौन है राजा, इंद्र। तीसरा निकला, तीसरी ओर संकेत किया इंद्र, ये इसकी विशेषता होती है। कर्मधारय में क्या होता है, यहां तक अर्थ निकल के रह जाता है उसका, यहां पर तीसरी ओर संकेत होता है, तीसरी ओर बताया जाता है। जैसे वह समाज जिसमें दोनों पदों में कोई प्रधान नहीं है, जहां दोनों पद में मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है, वहां बहुव्रीहि समाज है। एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए, त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, कौन है, तीन आंखों वाला एक ही देवता है, उसे कहते हैं शिव। ठीक, निशाचर यानी कि राक्षस, निशा अर्थात रात्रि समय में विचरण करने वाला, कौन, निशाचर यानी कि राक्षस। दशानन, दस हैं, आनंद जिसकी, यानी जो 10 मुख वाला है वो है दशानन। दशानन हम कहते हैं किसको, रावण को। ठीक है, तो यानी दो पद मिले, दोनों इक्वल राइट्स के हैं, और उन्होंने तीसरे की ओर संकेत किया, वो बहुव्रीहि समाज है। और कर्मधारय समाज क्या है, उपमेय उपमान, विशेषण और विशेष्य, इनको हाईलाइट करने वाला। ठीक है, शब्द का पहला पद की इंपॉर्टेंस, वो है कर्मधारय समाज। आगे देखते हैं, पहचान जानने की, यानी समाज पहचानने की युक्ति क्या ट्रिक हो सकती है, देखिएगा जरा। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे, विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, के, को, से, के लिए, इनका लोप हो जाता है। कारक की जो विभक्तियां होती हैं, जो 6 प्रकार के हमने कारक इसमें प्रयोग किए जाते हैं तत्पुरुष में, जो हमने पढ़ा था शुरुआत में, तो उनका लोप हो जाता है, यानी कि उनको बीच में से हटा देते हैं और शब्दों को जोड़ देते हैं। ठीक है, सार्थक रूप में। अव्ययी समास को हम कैसे पहचानते हैं, प्रति, यथा, बे या भर, मात्र, इस प्रकार के शब्दों से ज्यादातर शुरुआत होती है ना। इस प्रकार के शब्दों की जो शुरुआत में अगर इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो अव्ययी भाव समास पहचाना जा सकता है।
ठीक है। द्विगु समाज संख्यावाचक हो गया, 1 2 3 लिखो, त्रिलोचन, त्रिकूट, नवद्वार, नवद्वीप, इस प्रकार से। द्वंद्व समाज में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसमें हम और, अथवा, तथा लगा करके द्वंद्व समाज बना देते हैं। कर्मधारय में किसी से तुलना होती है, उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य, जैसे कि हमने बात की थी, तुलना की बात की जाती है। और बहुव्रीहि समाज में कोई तीसरा अर्थ निकल करके आता है, जैसा कि अभी हमने देखा, त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके, कौन, शिव, तीसरा अर्थ निकला शिव, इस प्रकार से। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक हो सकती है समास को पहचानने के लिए। ठीक है, तो शब्द दिया जाएगा, उसको आपको पहचान करके बताना है कि उसका कौन सा भेद है। ठीक, आगे देखते हैं मुहावरे। ठीक है, सबसे पहले एक हल्का सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका अर्थ शब्दों के शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है, यानी ये लिखा कुछ और गया है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। यह किसी विशेष भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। अब इस सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ देखें तो भिन्न होगा, लेकिन इसका अर्थ निकाले तो क्या होता है, मुहावरे की दृष्टि से मतलब निकालना। ठीक, सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। यानी इस बात को कहने के लिए हम इस छोटे से सेंटेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जनरली बोल देते ना, भाई लोग अपने मतलब के लिए ही आते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के बाद चले जाते हैं। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, एक छोटे से वाक्य में, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा, नाक में दम करना। इसका अर्थ निकला है किसी को बहुत परेशान करना। वाक्य देखिए, उसका रोज का सवाल नाक में दम कर देता है, यानी वो रोज रोज जो प्रश्न पूछता है ना, उससे मेरी नाक में दम हो जाता है। नाक में दम होना यानी कि परेशान होना, यानी मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। तो शाब्दिक अर्थ देखें तो कुछ और है, और अर्थ जब निकल के आया तो क्या हुआ, भाषा का सौंदर्य बन गया, यानी कि इनडायरेक्टली किसी को कोई बात कही गई। ठीक है, नाक में दम करना, बच्चे नाक में दम कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। हाथों की सफाई दिखाना, लिखा है अर्थ किसी कार्य में निपुणता या दक्षता दिखाना। हाथों की सफाई यानी कि उसके हाथ की सफाई देखिए, यानी कि वो कितना परफेक्ट है, कितना एक्सपर्ट है उस काम में, निपुणता दिखाना। तो वाक्य, उसने खेल में अपने हाथों की सफाई दिखा दी। अपने हाथों की सफाई दिखा दी यानी उसने एक्सपर्टीज दिखा दी अपना, कि वो कितना इसमें पारंगत है, सिद्ध हस्ते, एक्सपर्ट है। ठीक, तो इस प्रकार के मुहावरे आते हैं। हो सकता है आपके पास मुहावरा आ जाए, सेंटेंस प्रयोग करवाए, या सेंटेंस बना हुआ है, फिल इन द ब्लैंक के तरीके से आपको उसके अंदर मुहावरा लिखना हो कि यहाँ पर इस वाक्य के अंदर कौन सा मुहावरा सटीक बैठता है, या इस सेंटेंस के लिए आपको कौन सा मुहावरा उपयोग में लेना चाहिए, ऑप्शंस के रूप में आ जाए या फिर सेंटेंस आ जाए। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हो सकता है ना, देख लीजिएगा दोनों तरीके। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए इसके, अपना उल्लू सीधा करना, सीधा मुहावरा हो गया। हो सकता है ये सेंटेंस आ जाए, आपको इस सेंटेंस के अंदर इसका प्रयोग करना हो इस प्रकार से, या अर्थ पूछ ले, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल सी चीजें, एक बार आप थ्रू आउट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसके साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूं, मुहावरे के साथ में लोकोक्तियां। हालांकि ये आपके पोर्शन में नहीं, फिर भी समझ लेना अच्छा रहता है, क्योंकि इनका भी जो तासीर है वो मुहावरे जैसी ही है लगभग। लोकोक्ति एक सामान्य ज्ञान व जीवन के किसी अनुभव से जुड़ी हुई होती है, लोकप्रिय कहावत होती है। ठीक है, लोकप्रिय, लोकमानस में जो कहावतें बन जाती हैं, लोक कथाओं में जो कहावतें प्रयोग की जाती है, लोक भाषा में जो बात कही जाती है, जिसका अर्थ सबको समझ में आ जाता है। यह आमतौर पर एक सिद्धांत या सिखावन होती है, यानी सिखाया जाता है इसके माध्यम से, ज्ञान देने की एक युक्ति होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया। बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया, एक वाक्य दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, धन ही सबसे बड़ा होता है। यानी इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकला कि धन ही सबसे बड़ा होता है। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है, कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग, सुनिए, कि आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है, बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि भैया आज के समय में धन की ही सबसे बड़ा महत्व है, धन ही सबसे बड़ा होता है। दूसरा दिया है, बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। वाक्य का अर्थ देखिए, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यानी आपको किसी चीज का अनुभव नहीं है फिर भी आप उसके अंदर कूद पड़े। ठीक है, इसे कहते हैं मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अर्थ देखिए, कोई काम नियम कायदे से न करना, यानी अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना। आप तो कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं करते हो, आपका तो अपनी डफली अपना राग है। इस प्रकार के सेंटेंस में इसको प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियां आकार में मुहावरे से थोड़ा बड़ी होती हैं। ठीक है, और क्या है, लोगों की कही हुई उक्तियां होती हैं, लोगों के द्वारा कही गई बातें जो समझाने के लिए होती हैं। ठीक है, व्यंग्य के रूप में भी इनका प्रयोग होता है, मुहावरे का और लोकोक्ति का। तो ये दो चीजें मानस में थी मेरी, लोकोक्तियां और मुहावरे का स्वभाव एक जैसा है। तो थोड़ा सा आप लोकोक्तियों पे भी नजर डाल लेंगे ना, इस प्रकार से आकार प्रकार में जो बड़े, जिससे हम एक बोलते हैं कहते नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप इनको देख लेंगे, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, इस प्रकार से इसमें दी हुई है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो अच्छा रहेगा। लोकोक्तियां आकार में बड़ी होती है, जैसा कि मैंने बताया, मुहावरे छोटे होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर के लिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, इसे भी आप समझ सकते हैं। मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता।
ठीक है। अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है, ये उसकी विशेषता होती है। दूसरा लिखा है मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, यानी कि इंटरेस्टिंग बना देता है सेंटेंस को, जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी लाती है। मुहावरा छोटा होता है जबकि लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है। कट देखिएगा, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर देखिएगा जरा, 2 पॉइंट दिए बिल्कुल साधारण से। तो पहला दिया है मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता। लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है, ये उसकी विशेषता होती है। दूसरा पॉइंट, मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है अगर सही जगह पर सही प्रकार से प्रयोग कर दिया जाए तो, जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। मुहावरा छोटा होता है जबकि लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है। तो ये 2 पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, ठीक है। लेकिन दोनों पढ़ने में स्वभाव में एक जैसी होती हैं, तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम आ रहे हैं अगले पोर्शन पर, कट। तो आप इसका ध्यान रखेंगे ना, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर आपको बताया गया है, तो आप इसका ध्यान रखें। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्लॉट पर। हमारा नेक्स्ट स्लॉट कौन सा है? हमने फर्स्ट पोर्शन में देखा था व्याकरण का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, व्यावहारिक गणित, ठीक है, जिसके पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए, जिसके जो टॉपिक्स थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं जो है रचनात्मक, यानी कि जिसमें हमको एप्लीकेशन लिखना होता है, अनुच्छेद लिखना होता है, वो वाला पार्ट। तो मैं आपको उस वाले पोर्शन के कुछ फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है, कुछ तरीके बताऊंगा कि उसे किस प्रकार से किया जाता है, भाषा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन सा शब्द कहाँ लिखा जाता है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में। तो हम नेक्स्ट स्लॉट पर आ रहे हैं रचनात्मक व्याकरण। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है औपचारिक पत्र, ठीक है, फॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है, उसका कुछ इस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, उसको इस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो हमेशा की तरह हमने शुरू से पढ़ा है, सेवा में श्रीमान लिखा है, फिर लिखा है प्रबंधक / अध्यक्ष / अधिकारी, यानी कि आपको जिस प्रकार का प्रश्न पत्र में लेटर दिया गया है आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। जिला प्रबंधक दिया गया है तो आप लिखेंगे जिला प्रबंधक महोदय, अध्यक्ष दिया जिला अध्यक्ष महोदय, ठीक है। आपको जैसे थाने के लिए पत्र लिखना है या आपको चिकित्सा अधिकारी को लिखना है तो आप लिखेंगे चिकित्सा अधिकारी महोदय या थाना अधिकारी महोदय, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। उसके बाद आएगा आप जिस व्यक्ति को भी ये लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, उसके कार्यालय का नाम आएगा, कार्यालय का नाम व पता। तो कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखा, सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। अब जिला कलेक्टर कहाँ बैठते हैं, उस स्थान का नाम, जैसे यहाँ पर बैठते हैं जिला कलेक्टेड नयापुरा कोटा, इस प्रकार से, ठीक। तो ऐसा लिखूंगा मैं आपके एड्रेस में। उसके बाद में दिनांक लिखूंगा जिस दिन ये लिखा जा रहा है, ये सीक्वेंस में होगा, प्रॉपर आगे पीछे नहीं होगा, और यही इसका नंबरिंग रहेगा। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद प्रबंधक का संबोधन, उसके बाद कार्यालय का नाम और फिर दिनांक, ठीक। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ूंगा और फिर लिखूंगा विषय, यानी कि जिस बारे में मैं लेटर लिख रहा हूं, प्रश्न के अनुसार जो मुझे दिया गया है, ठीक है ना, उसका मैं यहाँ पर विषय लिखूंगा। इन शॉर्ट, आधी लाइन में, ये 2-3 लाइन का नहीं होता, ये बहुत शॉर्ट होता है। उसके बाद मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ा, फिर लिखा महोदय, यानी संबोधन दिया उनको। पहला अनुच्छेद, यानी कि मैंने इसके बारे में कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया, सविनय निवेदन है कि मैं इस कार्य के लिए, जो भी प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है वो मैंने लिखा। अगर आपका लेटर बड़ा है, प्रश्न के अनुसार अगर वो बड़ा है तो उसको आप 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ कंप्लीट किया, उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ पर आ जाएंगे, और अगर एक ही पैराग्राफ बन रहा है तो आप एक पैराग्राफ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लेटर कंप्लीट हो जाने के बाद धन्यवाद लिखा, धन्यवाद लिख दो या आभार लिख दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ा, फिर लिखा भवदीय भवदिया, भवदीय पुरुषों के लिए और भवदिया स्त्रियों के लिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आया था ना, आपका नाम मानव / लगा दिया मानसी है, तो लड़कियां जो होती है वो मानसी बनकर के लेटर लिखती हैं और लड़के लिखते हैं मानव बन के। तो अगर मानव बन के लिख रहे हैं तो भवदीय, और मानसी बनकर लिख रहे हैं तो भवदिया, या प्रश्न के अनुसार लिखेंगे और बहुत ध्यान से लिखेंगे इसको। इसके बाद जिसने भी ये लेटर लिखा है, भवदीय के बाद उनका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, और आवश्यक हो तो फोन नंबर आ जाएगा। यानी फोन नंबर हम ओरिजिनल नहीं लिखते, हम लिख देते हैं 1940XXX0000, कुछ भी ऐसा काल्पनिक, ये सब काल्पनिक होगा, ठीक है। तो नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद पता, फिर फोन नंबर, ठीक। तो ये फॉर्मेट को आप ध्यान से देख लीजिए। इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं, इस प्रारूप को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपके ये प्रारूप जो है ये आता है 2 नंबर का, और इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो होती है 3 नंबर की। मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने बनाया है, जो कॉपी में हाशिया होता है उसे टच करते हुए लिखेंगे। इसका सीक्वेंस नहीं बिगड़ने देंगे, क्योंकि देखो 2 प्रकार के लेटर होते हैं, एक होता है औपचारिक, होता है अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होता है, उसमें ये सब चीजें फिक्स होती हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते आप, स्पेस कहाँ देना है, किसके बाद क्या लिखना है, फिक्स होता है। और अनौपचारिक जो पत्र होता है, जो रिलेटिव्स को लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, उसमें कोई चीज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो चल भी जाती है, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, और आपके आएगा औपचारिक पत्र,
ठीक, तो इसको देख लीजिए ध्यान से, इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और दूसरा प्रारूप कौन सा है देखते हैं जरा। दूसरा दिया हुआ है सूचना लेखन। सूचना लेखन लिखते समय हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, हमें 6 बिंदुओं का ध्यान रखना है भाई। कौन कौन से हैं देखिए। पहला, शीर्षक के रूप में सूचना, यानी सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देंगे सूचना, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा, सूचना देने वाली संस्था का नाम, सूचना दे कौन रहा है। मान लीजिए आपका विद्यालय दे रहा है तो आपने यहाँ पे नाम लिख दिया डीएवी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, किस दिन दी जा रही है सूचना, इस कॉर्नर पर आप दिनांक लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद विषय, किस बारे में है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, ठीक। अगला दिया हुआ है सूचना लेखन, यानी कि आप वो बात लिखेंगे जिस बारे में सूचना है, तो हमने वो लैंग्वेज यहाँ पर लिख दी। लैंग्वेज 2-3 लाइनों से ज्यादा की नहीं होगी, कोई पैराग्राफ नहीं होता, ये 2-3 लाइनें सफिशिएंट होती हैं किसी भी सूचना को देने के लिए। प्रश्नानुसार इसकी भाषा बना करके हम यहाँ पर उसको लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूड कैसे करेंगे, हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होगा, यानी हमने सूचना लेखन लिख दी जो इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सूचना देने वाले का पद और नाम। सूचना देने वाले का पद और नाम, तो यहाँ पर पद लिखा है हमने हिंदी छात्र परिषद सचिव यानी सेक्रेटरी ने लिखा है, और नाम क्या है, साक्षी मेहता, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए इसको। शीर्षक के रूप में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सूचना, उसके बाद सूचना देने वाली संस्था का नाम लिखेंगे, नोटिस दे कौन रहा है, सूचना दे कौन रहा है। उसके बाद डेट डालेंगे, दिनांक डालेंगे कि भाई किस दिनांक को ये दी गई है सूचना। उसके बाद विषय के बारे में लिखेंगे, किस बारे में सूचना दी गई है। और फिर सूचना का लेखन, यानी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, जो सूचना आप दे रहे हैं उसे लिखेंगे 2 से 3 लाइन में, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे उसको स्पेस देने के बाद। सूचना देने वाले का पद और नाम, पद लिखेंगे पहले और फिर उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 बिंदुओं के रूप में अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। मात्राओं का ध्यान रखेंगे, भाषा को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सूचना शॉर्ट में होती है, 2 से 3 लाइनें सफिशिएंट होती हैं, और फिर आपको डिपेंड करता है कि प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, ठीक। आगे देख रहे हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, इससे संबंधित मैंने यहाँ पर 5 बिंदु बनाए हैं। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका विज्ञापन बहुत ही आकर्षक बनेगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो कौन कौन से बिंदु हैं, पहला दिया है विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, यानी कि दिखने में बहुत सुंदर लगना चाहिए। उसकी बाउंड्री बनाना, अक्षर डिजाइन वाले बनाना, मतलब अच्छे क्रिएटिव लगने चाहिए, उसमें एक छोटा सा पिक बनाना, इस प्रकार से। तो विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। दूसरा, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक जानकारी देने वाला, यानी कम से कम शब्द लिख करके अधिक से अधिक जानकारी मिले, ठीक। नंबर 3 लिखा है कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो ध्यान आकर्षित करने वाली हो। आपने LIC का सुना होगा एक लाइन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, हर व्यक्ति को याद है ये इजीली, समझ आया। तो ऐसी कोई लाइन बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक। उसके बाद नंबर 4 लिखा है इसमें चित्र का प्रयोग होना चाहिए। जो भी दिया हुआ है आपको विज्ञापन प्रश्न के अनुसार, उसका कोई ना कोई चित्र आपको बनाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल परफेक्ट वैसा बना दो, लेकिन उसके आसपास का तो होना ही चाहिए। चित्र ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा देखो, हमारा जो कॉपी है उसके एक पेज को यूज करो विज्ञापन बनाने के लिए, ठीक है। पैम्पलेट जैसा उसका आकार बनाओ और फिर अलग अलग जगह पर चीजें यूज करो, अलग अलग तरीके से उसमें भाषा लिखो, उसको सजाओ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है। और इसमें चित्र का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद विषय की विशेषता, यानी कि जिस टॉपिक पर आप बना रहे हैं विज्ञापन, उसकी विशेषता और महत्व को बताने वाला होना चाहिए, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन निकल करके आनी चाहिए पूरी। जो भी प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं, ठीक है, या खरीद रहे हैं या दिखा रहे हैं उसके अंदर विज्ञापन के अंदर, वो साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखेंगे। इसका एक सैंपल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, वो देख सकते हैं आप। आप इस प्रकार की आकृतियों का भी प्रयोग कर सकते हैं बनाने के लिए। आप इसमें एक आध वर्ड अंग्रेजी का डाल देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे SALE हम जो लिखते हैं, बाकी कुछ अंग्रेजी का नहीं आना चाहिए। अब इसमें तो आप देखेंगे पूरा ही हिंदी में बनाया है। अगर आप पूरा हिंदी में बना रहे हैं तो भी तो सबसे बेस्ट है। अगर आप अंग्रेजी कुछ शब्द प्रयोग करना चाह रहे हैं तो SALE ये प्रयोग कर लो, इसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार की आकृतियां देकर के बनाया गया है। फिर यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से हेडिंग के रूप में इसको बनाया गया है, स्टार बना करके। फिर लैंग्वेज लिख दी जो भी प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद बताया जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि भाई ऑफर है ना, 20% ऑफर या 70% डिस्काउंट, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद फिर स्थान बताया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है आपको कहाँ मिलेगा, तो स्थान लिख दिया यहाँ पर प्रगति मैदान, और एक शानदार सी पिक लगाई हुई है यहाँ पर। अच्छा, ये बनाया गया है कलरफुल, आपको कलर्स का यूज नहीं करना है। आपके पास ब्लैक ब्लू पेन जो भी आप यूज कर रहे हैं एग्जाम में, जो भी आपको वहां पर करने के लिए परमिशन दी गई है, आप उसी से बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप पेन से बना सकते हैं। लेकिन प्रॉपर उसकी पहले एक बाउंड्री बनेगी, उसके बाद ऐसी सूचना में एक बाउंड्री बनेगी, उसके बाद लैंग्वेज लिखी जाएगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो इंटरेस्टिंग वे में बनना चाहिए,
आकर्षक बनना चाहिए, उसमें लिखा हुआ था विज्ञापन आकर्षक रूप से बनाइए। प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से आप भाषा बनाएंगे और उसमें ऑफर वगैरह दे करके, है ना, और स्थान बता देंगे, सेल वगैरह है तो सेल बता देंगे। इस प्रकार से हेडिंग बना देंगे, भाई क्या चीज़ है, प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ जाना चाहिए और प्रोडक्ट का कोई ना कोई चित्र होना चाहिए। परफेक्ट ना बने उसके आसपास बना दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे भाई अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो, और इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है लघु कथा ईमेल। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, या तो आप लघु कथा लिख दो या फिर ईमेल लिख दो। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि आप ईमेल की तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सामने होता है, किसको लिखना है, कैसे लिखना है, हमें मालूम होता है। लघु कथा के लिए हमें सोचना पड़ता है, टॉपिक दिया होता है तो हमें कथा बनानी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो हम लोग तो ये प्रेफर करते हैं कि आप लोग ईमेल वाला क्वेश्चन अडॉप्ट करें। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ईमेल बनाया है, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। जब हम मेल बनाते हैं तो इस प्रकार की एक बाउंड्री हम यहाँ पर बनाएंगे अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर, और इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट प्रेषक यानी कि फ्रॉम, जिसको जो व्यक्ति भेज रहा है, ये लिखा है सामने भेजने वाला व्यक्ति। उसके बाद होता है प्रेषिती, टू करके लिखेंगे जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसको ये मेल प्राप्त होगा। उसके बाद सीसी कार्बन कॉपी होती है, आवश्यकता अनुसार अगर आप चाहें तो फिल करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है। उसके बाद बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आप चाहें तो यूज करें, अदरवाइज ना करें, लेकिन ये पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद उसके कंटिन्यूशन में आता है विषय, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको। इनको आप अंग्रेजी में लिख दें, सीसीबीसी को चलेगा, लेकिन आप इस प्रकार से हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर विषय में आपने लिखा, विषय को आप केवल हिंदी में लिखेंगे। पार्टी का निमंत्रण, सपोज मान लीजिए भाई पार्टी के निमंत्रण के लिए मैं किसी को इन्विटेशन भेज रहा हूँ बाय मेल, ठीक है, तो हमने ऐसा करा, पार्टी का निमंत्रण, हमने इसमें टॉपिक लिख दिया, आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे जो भी दिया गया है। उसके बाद हमने लैंग्वेज बनाई, यानी कि हमने अभिवादन किया, यानी कि हमने संबोधन करके बताया भाई प्रिय मित्र हैं, प्रिय चाचा जी है, रिलेटिव है या फ्रेंड से जो भी हो, उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद अभिवादन करेंगे, यानी नमस्ते या सादर प्रणाम या चरण स्पर्श जो भी होता है। ठीक, उसके बाद आता है मुख्य विषय। मुख्य विषय यानी कि आप फिर अपनी बात लिखेंगे इसके अंदर कि भाई आप किस लिए उनको बुलाना चाहते हैं, क्या ओकेशन है। पहले तो आपने ओकेशन बता दिया, विषय बता दिया, इसके अंदर कभी पार्टी का है, सपोज मान लीजिए पार्टी का निमंत्रण है, तो फिर आप मुख्य विषय वस्तु लिख रहे हैं कि भाई इस तारीख को इस स्थान पर मेरा जन्मदिन है, इस कारण से पार्टी रखी गई है, तो आपको जरूर जरूर आना है। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज बना दी। उसके बाद स्पेस छोड़ करके फिर लास्ट में आता है क्या प्रेषक। प्रेषक यानी कि जिसने भेजा है वो अपने बारे में बताया, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं प्रेषक, ईमेल भेजने वाला व्यक्ति अपने बारे में यहाँ पर लिखता है, भेजने वाले का नाम, ठीक है, जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है। कई बार प्रश्न में दिया होता है कि भाई आपका नाम रमेश सुरेश महेश है, ठीक है, आप एक मेल कर दो, ठीक है, अपने चाचा जी को अपने बर्थडे पर बुला लो, या आपने कंप्यूटर खरीदा है उसमें खराबी आ गई तो आप एजेंसी को मेल करो। तब आप इस प्रकार की फॉर्मेट बनाते हैं मेल के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम इसके अंदर एक विंडो बना लेंगे, ठीक है, ऐसा डिजाइन करेंगे उसको इसी सेक्शन में पेज को, और उसमें ये सारी चीजें लिखने के बाद, ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मैसेज, और लास्ट में हम बना देंगे यहाँ पे एक सेंड का बटन, ठीक है, ताकि मालूम पड़ जाए बिल्कुल एग्जैक्ट जो विंडो खुलती है कंप्यूटर सिस्टम में मेल डालने की जो विंडो खुलती है उसकी थोड़ी बहुत कॉपी हमारे को कर लेनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज लिखने के बाद, ये पॉइंट्स लिखने के बाद यहाँ पर हम एक बटन बना देंगे जिसमें लिखा होगा सेंड, हो गया, बस ये परफेक्ट हो गया। तो हम लोग इन पॉइंट्स को, एक भी पॉइंट्स को मिस नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, पहले प्रेषक, उसके बाद प्रेषित, फिर सीसी बीसीसी, अगर भरना चाहें तो क्वेश्चन पेपर में दिया है तो, अदरवाइज बनाएंगे तो जरूर इसको। इसके बाद विषय, क्या किस टॉपिक पर बात हो रही है, किस टॉपिक पर हम मेल कर रहे हैं। उसके बाद अभिवादन यानी आप संबोधन करेंगे, चाचा जी को नमस्ते करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे या मित्र को नमस्ते करेंगे जो भी है प्रश्न के अनुसार। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु यानी कि आप लैंग्वेज लिख देंगे उसके अंदर जो भी आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं जैसा भी है। उसके बाद प्रेषक यानी लास्ट में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है भेजने वाले का नाम, प्रश्न के अनुसार भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। उसके बाद ये बाउंड्री बनाने के बाद आप यहाँ पे छोटा सा बटन बना देंगे सेंड का, फुल मार्क्स आपके तैयार, आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे इनका। ठीक, प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी गई है और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दी गई है। साथ ही उसकी जो भाषा है वो भी बहुत सरल है, सटीक है और आसानी से समझ में आ जाने वाली है। ये 9 से 12 तक के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ ये आपको आपकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपके बिहेवियर काउंसलिंग से रिलेटेड और जीके, इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स होता है समसामयिक, इन अलग अलग विषयों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको प्रोवाइड करती है।
इसके अलावा ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आपके माता पिता के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें पेरेंटिंग गाइडिंग से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बच्चे के नेचर बिहेवियर के अनुसार माता पिता को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, बच्चे को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, उसकी सिचुएशंस को कैसे समझना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल जो है एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए दी गई है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, यूट्यूब पर जाएँ और हाई प्रोफाइल सर्च करें। चलिए विद्यार्थियों, अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं, अनुच्छेद लेखन, हमारा अगला पॉइंट। इसमें हम कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा और नोटिस कीजिएगा इसको। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु, जब आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक, स्पष्ट होनी चाहिए। आप किस विषय पर बात कर रहे हैं, पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। कब होगा प्रभावित? जब आपकी भाषा सरल होगी, स्पष्ट होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, लाइनों को रिपीट ना करें, अलग अलग तरीके से लाइनों को रिपीट करने की कोशिश ना करें। तीसरा लिखा है, प्रश्न पत्र में दिए गए बिंदुओं का ध्यान रखें। अनुच्छेद के साथ जो मुख्य बिंदु दिए जाते हैं हमें उनको भी उसके अंदर इंक्लूड करना होता है, उसी के आधार पर हमको लिखना होता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान हमको रखना है। नंबर 4 दिया, अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से ना हटें। जबरदस्ती टॉपिक को खींचना नहीं है कि शब्द हम संख्या बढ़ा दें या शब्द सीमा के लिए हम एक ही लाइन को बार बार लिख रहे हैं या उस टॉपिक को खींच रहे हैं अनावश्यक रूप से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने हैं, हमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी, इनसे हमें बचना है। अगला लिखा है, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आप जानते हैं तो आप भावुक होकर उसमें लिखे ही जा रहे हैं, आपने उसको एक पैराग्राफ बना दिया पूरा, ऐसा नहीं करना है। जो शब्द सीमा दी गई हो उसके आधार पर ही आप लिखें, ठीक है। भाषा को सरल स्पष्ट लिखें और टॉपिक बिल्कुल क्लियर रखें, अपना जो भी आप लिख रहे हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें, ठीक। आगे दिया है, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, जहां से शुरू हुआ और जहां कंक्लूड हो रहा है, यानी प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक, उसमें एक लय होनी चाहिए। आपने बात कहना शुरू किया, जिस टॉपिक को आपने लिखना शुरू किया है वो शुरू से लेकर अंत तक उसमें कवर हो जाना चाहिए, यानी उसको पढ़ने पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई बात छूट गई है या अधूरी रह गई है या ये प्रॉपर कंक्लूड नहीं हुआ है, इसका उपसंहार अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो जब भी आप कोई अनुच्छेद लिखेंगे तो उसमें इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। फिर से दोहराऊं, भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, एक ही बात को दोहराना नहीं है, प्रश्न पत्र में दिए गए बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि वो आधार है आपके अनुच्छेद लिखने का। अनावश्यक विस्तार से बचना है, लिखते ही नहीं जाना है कि मुझे आ गया बहुत अच्छा तो मैं बहुत अच्छा लिखूं और मैं लिखता ही जाऊं। ज्यादा लिखने से आपकी मात्राओं की गलती होगी, आपकी भाषा बिगड़ेगी और नंबर कटेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखना है, हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। इसके बाद अनावश्यक विस्तार से बचना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, पूरे अनुच्छेद में एकरूपता होनी चाहिए। आपने टॉपिक उठाया, एक्सप्लेन करना शुरू किया और लास्ट में प्रॉपर कंक्लूड कर दिया, उसे खत्म कर दिया। इस प्रकार से बिल्कुल साफ साफ समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उस अनुच्छेद के माध्यम से। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है भाई हमें समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ से लिखना शुरू करें, या वो पॉइंट्स अभी हमारे को समझ में नहीं आ रहे हैं तीनों के, हमें कैसे लिखना है। तो आपके पास एक तरीका होता है, कोई भी विषय आपको दिया जाए अनुच्छेद में, सबसे पहले आप उसमें सोचेंगे कि वो क्या है, उस विषय के बारे में आप थोड़ा सा सोचेंगे कि वो किसके बारे में है, उसमें क्या क्या चीज़, उसका परिचय आप किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखते हुए करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा जो महत्वपूर्ण ये वीडियो था इस पॉइंट के साथ खत्म होता है। हमारी व्याकरण का हमने एक छोटा सा रिवीजन प्रस्तुत किया है आप लोगों के लिए, तो इसे आप बहुत ध्यान से सुने, बार बार सुने। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, उनको आप लिख लें, तो ऐसे में आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये होगा, जब आप एग्जाम में जा रहे होंगे तो आप तुरंत उसको देख सकेंगे, सुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।